मार्केट्स में हम देख रहे हैं कि हाई लेवल से प्रॉफिट बुकिंग का दौर जारी है। ऊपर जाता जरूर है, लेकिन हाई लेवल से प्रॉफिट बुकिंग या फिर प्रेशर दबाव मार्केट्स पे साफ तौर पे देखने को मिला, और ये आज नहीं बल्कि पिछले 2-3 दिन से लगातार कुछ वैसा ही रुझान दिख रहा है। और आज भी बाजार आप देखिए कुछ वैसा ही कारोबार कर रहे हैं। करीब 73 पॉइंट नीचे है और 26,100 के आसपास कारोबार, उसको बचाने की जो पुरतोड़ कोशिश है वो मार्केट में साफ तौर पर देखने को मिल रही है। तो मार्केट में जो हाई लेवल से प्रेशर दिख रहा है, इसमें आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, प्राइमरी मार्केट में किस तरह का एक्शन है, वहां पे आपको किस तरह से फोकस करना चाहिए, और उसके साथ साथ आपके सवालों के जवाब, ये सब होगा अगले 1 से 1.5 घंटे में। और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए खास मेहमान भी मौजूद हैं। लक्ष्मी श्री इन्वेस्टमेंट एंड सिक्योरिटीज के हेड ऑफ रिसर्च अंशुल जैन जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ भी चुके हैं। उनका स्वागत करते हैं। फिर मैं आपको बताता हूं कि बाजार में आज किस तरह का कारोबार हुआ। बहुत स्वागत है सर आपका। वेरी गुड आफ्टरनून। सर म्यूट हैं आप, आपकी आवाज नहीं पहुंच रही सर। नमस्कार नमस्कार आपके सभी दर्शकों को। चलिए सर, बहुत स्वागत है आपका। इस बीच मैं आपको बता दूं, जैसे मैं आपको कह भी रहा हूं कि मार्केट में प्रेशर देखने को मिल रहा है सर, तो आज का कारोबार अगर हम देखें तो हाई लेवल से बाजार में प्रॉफिट बुकिंग के संकेत साफ तौर पे दिख रहे हैं। और तीसरा दिन लगातार है जब हम देख रहे हैं कि निफ्टी में गिरावट है, और आज हमने इंट्राडे में 26,100 का जो लेवल है वो भी तोड़ा है। मैं आपको याद दिला दूं 26,373 ये हमारा ऑल टाइम हाई था जो हमने छुआ था, और उसके बाद से आप देखिए मार्केट में लगातार प्रेशर दिख रहा है। बैंक निफ्टी भी आप देखिए तो ऊपर से फिसला है। कल जरूर मजबूत क्लोजिंग हुई थी, लेकिन आज इंट्राडे में देखिए तो 60,000 का लेवल भी हमने बैंक निफ्टी पर टूटते हुए देखा है। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स कोशिश कर रहे हैं लोअर लेवल से रिकवरी की, लेकिन काफी मिला जुला रुझान है। और स्मॉल कैप इंडेक्स में तो फिलहाल भी देखेंगे करीब 1/4% के आसपास की गिरावट ही दिखेगी। दो सेक्टर्स हैं जो कि आज काफी बड़ी मजबूती दिखा रहे हैं या फिर जोश में है। एक तो है मिड कैप आईटी शेयर। Q3 के जो नतीजे आने वाले हैं, अगले हफ्ते से शुरू हो जाएगा नतीजों का सिलसिला। उससे पहले एक CLSA की रिपोर्ट आई है जिससे मिड कैप आईटी स्टॉक्स में काफी दमखम आज के सेशन में बनता हुआ दिख रहा है। इसके साथ साथ ज्वेलरी शेयर ये भी फोकस में है। जो ज्वेलरी कंपनियां हैं उनके बिजनेस अपडेट जो है ना वो काफी मजबूत है, तो उससे पूरे सेक्टर में ही हम देख रहे हैं कि काफी दमखम आज देखने को मिल रहा है। इसके बारे में आगे डिटेल में बातचीत करेंगे भी, लेकिन सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि आज के गेनर लूजर कैसे हैं। और इनफैक्ट उससे पहले जरा आप ये भी देख लीजिए कि मार्केट में अब आपको रणनीति कैसे बनानी चाहिए। अंशुल जी चूंकि हमारे साथ हैं, 26,100 के आसपास बाजार है। सर एक बार पहले मार्केट पे अपडेट दे दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ये 26,100 के आसपास क्या खरीदारी करने का मौका है, या फिर जो प्रेशर बनना हायर लेवल से दिखा रहा है कि अभी और डाउनसाइड बाकी है? सर ये कल भी अपना डिस्कशन हुआ था कि 26,200 ये लेवल है जहां से बाइंग आनी चाहिए, और उसके नीचे चल रहा है। अगर नीचे क्लोज होता है, आखिरी जो बाइंग रेंज बचता है वो प्रीवियस डे लो बचता है जो 26,130 पे है। उसके नीचे हम कंटिन्यूअसली ट्रेड कर रहे हैं। सुबह एक बार रिजेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद से कंटिन्यूअसली हम उसके नीचे ही ट्रेड कर रहे हैं। तो मेरे को अभी तो कोई बाइंग स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा है। अगर 26,130 के ऊपर जाके क्लोज करते हैं तो भले एक बार कल के सेशन में बाइंग ट्राई कर सकते हैं, लेकिन अगर इसके नीचे टिके रहे तो फिर ऑर्डर ब्लॉक खड़ा है 25,975 पे। वहां तक हम डाउनसाइड आराम से देख सकते हैं। तो आई एम नॉट वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि यहाँ पे कोई बाइंग दिख रही है। शॉर्ट में करता नहीं हूँ क्योंकि बायस जनरली ऊपर की रहती है और शॉर्ट टाइप्स बहुत जल्दी बनते हैं। शॉर्ट में करता नहीं हूँ। जो मोस्ट लाइकली इंट्राडे का ट्रेड में कर भी लूँ तो अलग बात है, बट 99% मैं शॉर्ट्स अवॉइड करूंगा। नीचे में जहां भी रिजेक्शन या बुलिश एविडेंस मिलेगा, आई वुड ट्राई टू बी अ बायर। ठीक है, सिमिलर इज द व्यू ऑन बैंक निफ्टी ऑल्सो, मतलब वहां पर भी खरीदारी की कोशिश करनी है, बेचने की नहीं, शॉर्ट करने की नहीं। बहुत सही। मैं अंग्रेजी बोलने की कोशिश कर रहा हूँ तो आप भी पीछे पीछे अंग्रेजी में लग ही गए। नहीं सर, अब मैं एनवायरनमेंट को एनवायरनमेंट तो नहीं बोल पाऊंगा जैसे आप बोलते हैं। हाँ, कोशिश तो कर सकता हूँ सर, ऐसी क्या बात है। नहीं नहीं, मेरे को तो दूसरे चैनल में सही किया गया ना। एनविरॉनमेंट है, एनविरॉनमेंट। बस ठीक है, मैंने आपको बोला था उस समय, पहले ही बताया था, लेकिन आपने मेरी बात सुनी नहीं। हमारे जैसे लोग ज़्यादा बढ़िया हैं सर, या तो पर्यावरण बोल लीजिए या फिर एनवायरनमेंट बोल दीजिए, ज़्यादा बढ़िया है देसी भाषा में। लेकिन क्या था, एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट, एनविरॉनमेंट। एनवायरनमेंट तो एनविरॉन मैं अरे देखिए यहाँ मतलब लिख के रखता हूँ। यहाँ लिख के रखता हूँ, ये पर्ची पे, पर्ची पे सब लिखा हुआ है। वाह वाह वाह। तो ठीक है, आप खैर, थोड़ी गलती कीजिए, मैं थोड़ी सी उससे थोड़ी सी कम तो कर ही सकता हूँ ना। अगर आप मतलब कोशिश कर रहे हैं, बोलेंगे नहीं तो सर आएगी नहीं तब तक। नहीं नहीं, बात तो आपकी भी सही है। यार बैंक निफ्टी पे लौटते हैं, ऑफ टॉपिक होते जा रहे हैं। बैंक निफ्टी सर जहां से बाइंग आनी चाहिए कल के सेशन में वहां से बाइंग आई। आज भी हम कल के सेशन के अंदर इनसाइड बार है। कल भी इनसाइड बार थी, परसों के अंदर। आज भी इनसाइड बार है, ना सिर्फ परसों बल्कि कल के अंदर भी। तो ये टाइटनेस एट इट्स बेस्ट है।
या तो ये 59,800 59,750 की जोन में, जो कल की पहली 75 मिनट की पहली कैंडल का लो है 59,834, या तो हम इसके लो को स्वीप करें तो ऊपर जाने की संभावना बने, या इसके नीचे क्लोज करें तो फिर थोड़ा सा डाउनसाइड ट्रिगर होगा। जो नेस्टेड फेयर वैल्यू एरिया है 59,480 पे, वहां तक हम नीचे आ सकते हैं। तो मैं बैंक निफ्टी पे बहुत बेरिश नहीं हूं, बट प्रॉब्लम ये है कि निफ्टी साथ नहीं दे रही है, और उसमें भी रिलायंस और एचडीएफसी। अब एक चीज अच्छी है कि रिलायंस और एचडीएफसी, रिलायंस अपने लिक्विडिटी लेवल पे है मंथली, और एचडीएफसी अपने बॉक्स के बॉटम के आसपास है। तो कहीं भी यहाँ पे लोज अगर स्वीप होते हैं या कोई बेयर ट्रैप बनता है तो दोनों में तगड़ा बाउंस बैक बनेगा, और वो निफ्टी को भी खींच लेगा। तो निफ्टी नेगेटिव दिख रहा है, बैंक निफ्टी साइडवेज टू पॉजिटिव दिख रहा है। इतने कंफ्यूजिंग एनवायरनमेंट में सबसे अच्छा होता है कि आप साइड में बैठे रहिए, इधर उधर जो मिड कैप स्मॉल कैप में अच्छे प्लेस मिल रहे हैं उनको कर लीजिए। इंडेक्स फ्रंट पे थोड़ा सा खाली बैठ जाना ज्यादा अच्छा होता है। ठीक है, परफेक्ट है। तो एनवायरनमेंट एनवायरनमेंट जैसा हो उसी हिसाब से काम करना चाहिए। तो एनवायरनमेंट ठीक नहीं है अभी तो इसलिए आप थोड़ा सा दूर रहिए सर मेरे मैं कोशिश कर रहा हूँ हो नहीं पा रहा है सर, मतलब मैं तो नहीं बोल पाऊंगा, फिर मैं चेष्टा भी नहीं करता सर उस चीज़ की नहीं, मैं तो पूरी कोशिश करता हूँ सर। आपके चेहरे के भाव देखकर मुझे पता नहीं क्यों सर मस्ती सूझ रही है, ऐसा मतलब लगता है कुछ बड़ा हुआ है, मुझे ऐसा लग रहा है आपके चेहरे के भाव से अब मैं नहीं बोल रहा, है पड़ोस वाला बोल रहा है, बड़ा है तो बेहतर है। मतलब आपके साथ होगा तो बड़ा ही होगा कुछ खैर कोई बात नहीं, मैं कोशिश करूंगा बीच में कहीं शो के दौरान बुलवा लूंगा। खैर आप भी बोले बिना रह नहीं पाएंगे, मुझे लगता है माहौल बनाना पड़ेगा, मैं कोशिश करूंगा कि मैं माहौल सेट कर दूंगा बोला। खैर आप गेनर लूजर्स देखिए इस बीच में मार्केट में किस तरह का एक्शन दिख रहा है। आज भी जो 70 पॉइंट के आसपास की गिरावट है ना निफ्टी में, उसमें कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि नीचे ला रहे हैं या फिर सपोर्ट कर रहे हैं मार्केट को, वो एक बार मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। और मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स जो कि बेटर ऑफ है, मतलब निफ्टी और सेंसेक्स के, उनकी भी बातचीत करेंगे। टाइटन आज लीड कर रहा है, टॉप गेनर है, रिकॉर्ड हाई पर शेयर है, 4.5% से ज़्यादा का मूव है। कल जियो फाइनेंशियल गिरा हुआ था रिलायंस के साथ, आज देखिए 2% के आसपास की रिकवरी दिखी। और आज आईटी स्टॉक्स में दमखम है, स्पेशली मिड कैप आईटी तो बहुत ही दमदार है। एचसीएल टेक, विप्रो जैसे दिग्गज 1.5 से 2.25% ऊपर। आज एटर्नल में भी हम देख रहे हैं कि 1.5% के आसपास की तेजी देखने को मिली है। तो फिर नीचे कौन ला रहा है निफ्टी को? लूजर्स अगर आप देखेंगे, टॉप लूजर्स में परसेंटेज वाइज अगर आप बात करेंगे तो आपको सबसे पहले नजर आएगा सिप्ला का शेयर। 4% से ज़्यादा की कमजोरी स्टॉक में देखने को मिल रही है। इसका कारण आपको बताते हैं आगे। इसके अलावा टाटा मोटर्स पीवी, जब से वो जेएलआर का अपडेट आया है Q3 का, उसके बाद से शेयर में पिटाई लगातार जारी है, 2.5% ये नीचे है। मैक्स हेल्थ केयर में 2% की गिरावट है। मारुति सुजुकी यहाँ पर नंबर्स के बाद हमने देखा था जो दिसंबर महीने की सेल्स के नंबर आए थे, काफ़ी अच्छा स्टॉक में मूवमेंट आया था, तो अब थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। 1.5% की गिरावट मारुति और पावर ग्रिड दोनों में देखने को मिल रही है। मिड कैप इंडेक्स की तरफ आइए। मिड कैप इंडेक्स ना रिलेटिवली बेटर है क्योंकि 1.25% के आसपास के गेन्स यहाँ दिख रहे हैं। और गेनिंग स्टॉक्स में आपको दिखेंगे कुछ मिड कैप आईटी के नाम, उसमें आप टाटा एलेक्साई देखिए, केपीआईटी टेक देखिए, परसिस्टेंट देखिए, और साथ ही साथ आप चाहें तो इसमें टाटा टेक्नोलॉजीज को भी जोड़ सकते हैं। 4% का आप मूव यहाँ पे भी। टाटा एलेक्साई तो आज 9% की तेजी दिखा रहा है। एबीबी पावर में भी 4.25% के आसपास का आप मूव है। ये मिड कैप आईटी स्टॉक्स पर भी आगे चर्चा करते हैं डिटेल में। लेकिन मिड कैप इंडेक्स में नीचे कौन खींचने का काम कर रहा है, दबाव कहाँ से बन रहा है, उसमें अगर आप देखेंगे तो आपको सबसे पहले नजर आएगा नाम M&M फाइनेंशियल का। 4% की कमजोरी यहाँ देखने को मिल रही है। इंडसइंड बैंक में बिजनेस अपडेट्स आने के बाद कल गिरावट नहीं आई, लेकिन आज ये 2% नीचे है। आईटीसी होटल्स में 2% का प्रेशर है। ऑयल इंडिया 2.5% नीचे है। और प्रेस्टीज एस्टेट्स यहाँ पे 3% के आसपास की आपको गिरावट नजर आएगी। स्मॉल कैप इंडेक्स आपको लाल निशान में ही नजर आएगा, भले ही 0.1% की ही गिरावट है यहाँ पे, लेकिन गेनिंग साइड में आपको नजर आएंगे कुछ ज्वेलरी स्टॉक्स। थंगामेल ज्वेलरी 6.5%, सेनको गोल्ड जिसके बिजनेस अपडेट्स आए हैं, मैं आपको बताता हूँ बिजनेस अपडेट कैसे रहे हैं, जिस वजह से ज्वेलरी ही पूरा फोकस में है। 12% के गेन्स यहाँ पे हैं। डेक्कन गोल्ड माइन 10% ऊपर है। कामधेनु वेंचर्स में 9% की तेजी है। और मुंजिपा सिक्योरिटीज वेस्ट नोन स्टॉक है ये, यहाँ पे भी दिख रहा है करीब 7% के आसपास का बड़ा अप मूव। लेकिन नीचे कौन खींच रहा है स्मॉल कैप इंडेक्स को, वो अगर आप नज़र डालेंगे ना तो उसमें आपको कुछ नाम ऐसे नज़र आएंगे जहाँ पर डबल डिजिट कट्स हैं। बालू फोर्ज, ये एक समय आई थिंक 20% भी नीचे हो गया था, बड़ा फॉल है इस स्टॉक में। इसका एक बार आप चार्ट रेडी करके रखिए, मैं आता हूँ आपके पास। ओरिएंट टेक्नोलॉजी 7.5% की गिरावट इसमें भी है। पिछले हफ्ते बहुत अच्छा मूव आया था, वो शेयर होल्डर्स को जो अप्रूवल आया था बोनस को। राजू इंजीनियर्स 5% नीचे है। गंधार ऑयल रिफाइनरी में पिछले हफ्ते मूव पॉजिटिव था, आज कुछ मुनाफा वसूली है 4% की। और अरिहंत सुपर स्ट्रक्चर्स ये भी 4% के आसपास की गिरावट दिखा रहे। तो सर बालू फोर्स से शुरुआत करें, जो इतना बड़ा फॉल आ रहा है इसमें, सर क्या करें?
तो देखिए बालू फोर्ज पुराने रिकॉर्डेड शोज आपके पास रहते हैं, पुरानी रिकॉर्डिंग उठा के देखिए। बालू फोर्ज जब से गैप के साथ 13 जून गैप के साथ ब्रेकडाउन आया था, 470% वॉल्यूम राइज था 6.1 मिलियन का, और उस दिन 11% नीचे जाके क्लोज किया था 676 से। तब से हम डिस्कस करते आ रहे हैं कि फेल्ड ब्रेकआउट भी है और लॉन्ग ट्रैप भी बना है। इसके लिक्विडेशन के पहले टारगेट रहेगा 560 रुपए, और दूसरा टारगेट लिक्विडेशन का रहेगा 505 रुपए, और लिक्विडेशन का फाइनल टारगेट रहेगा 428। तो आज फाइनली जाके इसको लग गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 से 19 हफ्ते लग गए ब्रेकडाउन देने में, लेकिन फाइनली 560 का और 505 का टारगेट अचीव हुआ है। और हाई लाइकली है कि लिक्विडेशन का तीसरा टारगेट 428 भी अचीव होगा। आज भी बड़े वॉल्यूम से स्टॉक की पिटाई हुई है, 9.8 मिलियन, 1546% वॉल्यूम राइज। तो प्रोबेबिलिटी अगले 8-10 हफ्ते में 428 आने की बहुत हाई है। 428 आने की काफ़ी प्रोबेबिलिटी है। चलिए ठीक है, परफेक्ट है सर। अब मैं दर्शकों के जो सवाल आ रहे हैं ना हमारे पास, उसकी ओर बढ़ता हूँ, क्योंकि भारी मात्रा में सर दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सुपर चैट्स के जरिए भी सवाल आ रहे हैं। तो सबसे पहले कुछ प्राइम मेंबर्स के अगर हम सवाल लेना, तो उसमें टॉप ऑफ द लिस्ट में अगर आप देखें, सबसे पहले सवाल आया हमारे पास। एक तो हमारे पास नए मेंबर जुड़े हैं इकॉनमी प्लान लेकर, विकास कुमार जी, आपका सर बहुत बहुत स्वागत है। और सायंतन दत्ता जी का सवाल है, कह रहे हैं कि एवन मोर कैपिटल, सर ये स्टॉक अगर आपने देखा हो, AVONMORE, एवन मोर कैपिटल के बारे में पूछ रहे हैं। कह रहे हैं कि इज देयर फ्लैगिश एक्शन ऑन वीकली मंथली चार्ट, कैन वी बाय ऑल्सो। RBA 8,000 शेयर है 76 रुपये के रेट पर, कैन आई एवरेज एट 68। वीकली पे तो नहीं है सर, डेली पे एकदम छोटा सा है। डेली पे अगर आप स्टार्ट करेंगे 18 दिसंबर से 29 दिसंबर, तो एक पोल बना था, ये नीचे टर्मिनल करके अगर कैंडल चार्ट लगा लेंगे तो ज्यादा क्लीनली दिखेगा। ये एक पोल एंड फ्लैग बना था 6 दिन का, और उसके बाद 6 दिन का फ्लैग, जिससे आज ब्रेकआउट आ रहा है। ब्रेकआउट में 438% वॉल्यूम राइज है 1.6 मिलियन का, और अच्छा ब्रेकआउट 19 रुपए का बना है। एक ही प्रॉब्लम नहीं है, 500 करोड़ के ऊपर मार्केट कैप है। जनरली 250 करोड़ के ऊपर मैं प्रेफर करता हूँ। 560 करोड़ का मार्केट कैप है तो अच्छी है, वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 19 रुपए का ब्रेकआउट है, 19 रुपए का ब्रेकआउट है डेली चार्ट पे, जिसका टारगेट करीब करीब 22 रुपए बनता है। लेकिन ये जो राइट साइड में डेली पे फ्लैग पैटर्न बना है, ये वीकली के फ्लैग पैटर्न का राइट साइड बना है। तो जिसको हम कहते हैं क्या उसको बोलते हैं, फ्रैक्टल फ्रैक्टल पैटर्न है। मंथली में भी फ्लैग है, मंथली के फ्लैग का भी ब्रेकआउट 19 रुपए 70 पैसे के ऊपर बना है। तो डबल फ्लैग है, डेली का प्ले कर रहे हैं तो 22 रुपए तक, मंथली का फ्लैग प्ले कर रहे हैं तो आपको मिलना चाहिए 26 रुपए। तो 22 और 26 ये दो टारगेट निकलते हैं। अच्छा ठीक है। और RBA में सर 8,000 शेयर हैं 76 के रेट पर, कह रहे हैं कि 68 के आसपास मिल रहा है, एवरेज करूं क्या? सर एक बार स्टॉक का नाम रिपीट कीजिए, स्टार्टिंग में आवाज RBA स्लो आ सर, रही है आपकी। RBA, RBA, बर्गर किंग। रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया, देखिए रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया में ऑलमोस्ट डाउनसाइड तो ऐसी लग रही है कि कंप्लीटेड है, क्योंकि जो मार्च 2025 के लो बने थे 59 के, वो टेस्ट मतलब वहां से हायर लो बन रहा है। और पिछले हम्म 3 6 ये 9वां हफ्ता है जहां पे आप बॉक्स बना रहे हैं। तो इस बॉक्स का ब्रेकआउट है 69 के ऊपर। जैसे ही 69 निकले, एक अच्छी बाइंग बनेगी इस स्टॉक में। ऊपर में पहला टारगेट खुलेगा 75, और फिर बड़ा वाला रेजिस्टेंस है 86.5 पे, वहां तक जा सकता है। मैं कब इसको ट्रेड करना पसंद करूंगा, मैं इसको 8650 के बाद ही ट्रेड करना पसंद करूंगा। छोटा वाला ब्रेकआउट में नहीं प्ले करूंगा, क्योंकि ओवर हेड रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है। तो मैं छोटा वाला ब्रेकआउट फेल होने की पॉसिबिलिटी हाई है, मैं अवॉइड करूंगा। 86-50 निकला तो मैं जरूर इसको बाई करूंगा। ठीक है, 86-50 निकला तो फिर ज़रूर आप इसमें बाइंग करके चल सकते हैं, फिलहाल के लिए नहीं, अभी मत आप इसको एवरेज कीजिए। सैंतन जी, ये आपके लिए राय निकल के सामने आ रही है। माइनेश यानी कि निष्ठा जी कह रही है कि सर क्या M&M में या किसी और ऑटो स्टॉक में फिलहाल फ्रेश एंट्री की राय देंगे आप? M&M फाइनेंस में अभी तो नहीं दूंगा सर। आज मतलब अगर सुबह जुड़े होते तो आपको मैं IFP जरूर बाई दे देता। सुबह हमने IFP बाई दिया था, IFP का 1553 रुपए में बाई दिया था, अभी 1621 चल रहा है। बट हम प्रियम्पटिव बाई देते हैं, प्रियम्पटिव बाई दिए थे, बट कंफर्म्ड बाई जिसको कहते हैं ब्रेकआउट,
₹1630 के ऊपर बनेगा। ये लगभग 12 नवंबर से जो पैटर्न बन रहा है कप एंड हैंडल, उसका ब्रेकआउट 1630 ₹1632 के ऊपर बनेगा। और अगर ये ब्रेकआउट कंफर्म होता है आईआरबी एग्रो का, तो करीब करीब ₹1900 तक का टारगेट बन सकता है। हम 1553 से लॉन्ग लिए बैठे हैं इसमें। अच्छा, ठीक है, ओके, परफेक्ट है। तो इस तरह से आप चाहे तो अपनी रणनीति बना सकते हैं। ऑटो में कोई स्टॉक नहीं है सर अभी? नहीं, ऑटो में मेरे पास अभी फिलहाल कोई स्टॉक नहीं है। अगर आपको थोड़ा सा समय है, मतलब एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म ट्रेड की बात नहीं कर रहा हूँ, 6-8 महीने का आपके पास समय है, तो बजाज हम्म। ऑटो जो 9150 से चला है, बजाज ऑटो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, हाई बन चुका है 9783। डिप में कहीं 9490 मिल जाए तो बजाज ऑटो अभी भी बहुत बेहतरीन कैंडिडेट है। 9254 का ब्रेकआउट है, 11240 का टारगेट है। एक लेग मूव कंप्लीट हुई है, जैसे हीरो मोटो में हुई थी। हो सकता है 9490 9254 तक बाउंस पुल बैक आए, बट पुल बैक के बाद या यहां से इवेंचुअली 11240 जाना है। तो ये हम्म। बेस्ट पिक है और स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर क्लाइंट्स के पास लॉन्ग भी है। चलिए ठीक है, परफेक्ट है। इसके अलावा सर अंशुल शर्मा जी, आपके हम नाम हैं, ये हमारे वीआईपी मेंबर हैं, कह रहे हैं कि अंशुल सर से पूछिए कि अदानी का शेयर मैंने 1024 पर ले रखा है। आई थिंक सर ये अदानी ग्रीन या अदानी एनर्जी की बात करेंगे। 100 शेयर इनके पास है, कह रहे हैं कि इसमें कवर्ड कॉल राइटिंग कैसे करें? देखिए, चूंकि अदानी ग्रीन मेरे पास है, मैं उस पर कोई विशेष टिप्पणी नहीं करूंगा। मैं इतना बता दे रहा हूं कि मैं क्या करता हूं। मेरे पास 1024 के पड़े हुए हैं, जिसका अब पिछले 4 महीने में कॉस्टिंग काफी कम हो गई है। बट चूंकि 1024 का पड़ा है, मैं ₹1100 का कॉल बेच के बैठा हूँ। सेम क्वांटिटी में कवर्ड कॉल राइटिंग की जाती है, क्वांटिटी ऊपर नीचे नहीं होती है। अगर लॉट साइज 600 का है तो आपके पास कम से कम 600 शेयर होने चाहिए, तब आप सामने 1100 का कवर्ड कॉल राइट कर दीजिए। ₹16 कुछ का बेचा हुआ है मैंने। दिसंबर की एक्सपायरी जब ऑलमोस्ट एक्सपायरी पे खड़े थे, तो जनवरी का ₹16 में बेचा था 1100 का कॉल, अभी ₹8 चल रहा है। तो जैसे ये ₹6 के नीचे जाएगा, 1100 का कवर करके 1080 पे शिफ्ट कर जाएंगे, वो 13-14 रुपए ₹13 मिल जाएगा। इस तरीके से अगर आप पूरे महीने में ₹24-25 निकाल लेते हैं, जैसे लास्ट महीने मैंने लाइव आपको ट्रेड करके दिखाया था कि ₹24 कैसे मेरे निकले हैं। इस महीने भी अभी तक तो लगभग 8 रुपए निकल चुके हैं और पूरा महीना पड़ा है। तो इस तरीके से कवर्ड कॉल राइटिंग से ब्याज का पैसा निकालते रहिए, ताकि ऐसा ना लगे कि फंड आइडियल पड़ा हुआ है। ओके, ठीक है, परफेक्ट है। तो ये होगी कवर्ड कॉल की रणनीति, कैसे आप ब्याज का पैसा निकाल सकते हैं। अगर स्टॉक नहीं भी चले तो कैसे उससे रेगुलर रिटर्न आपको बनाने चाहिए, किस तरह से सेम क्वांटिटी के साथ, ये आपने इससे सीखा होगा। इसके साथ साथ सर और जो सवाल हमारे पास पहुंच रहे हैं ना हमारे प्राइम मेंबर्स के, उसमें कंट्रोल प्रिंट सर, एक देखिए लोहित चोपड़ा जी का सवाल है, सिर्फ इन्होंने शेयर का नाम लिखा है कंट्रोल प्रिंट। कंट्रोल प्रिंट, कंट्रोल प्रिंट। तो देखिए, कंट्रोल प्रिंट में बाइंग क्लाइमेक्स हुआ था और बाइंग क्लाइमेक्स के बाद नीचे आ रहा है। अब 1100 करोड़ का मार्केट कैप है, उस समय शायद 1400-1500 का रहा होगा। बट ₹815 पे बाइंग क्लाइमेक्स कंफर्म हुआ है, और बाइंग क्लाइमेक्स का जो पहला टारगेट था 615, उसको कंप्लीट करके फिर 900 तक बाउंस बैक दिया और फिर डाउन मूव आ रही है। तो नेक्स्ट लेग में फिर 615 तोड़ने के बाद हाई प्रोबेबिलिटी है कि 471 तक नीचे आ सकता है। इसको अपनी बाइंग वॉच लिस्ट से बिल्कुल हटा दीजिए। ठीक है, अपनी बाइंग वॉच लिस्ट से ही हटा दीजिए, खरीदना तो दूर की बात हो गई। दयाशंकर रानीपुर जी, ये हमारे प्राइम मेंबर हैं, वीआईपी मेंबर हैं, कह रहे हैं कि सर ऑयल इंडिया का शेयर 435 के खरीदे हुए हैं और एनएचपीसी का भाव है 99 रुपीज़ का, अब क्या करें? देखिए, एनएचपीसी तो प्री बजट रैली में आपको अगर कहीं भी 87 मिल जाए तो सवाल पूछ लीजिएगा। अगर 87 पे अटका तो फिर नया लो बनेगा। अगर नहीं अटका तो प्रोबेबली इसकी पॉसिबिलिटी लेस देन 10% है कि 88 निकाल के 98 तक बाउंस बैक दे दे। जहां से भी पलटे, 88 से पलटे, 92 से पलटे, 95 से पलटे, 98 से पलटे, जहां से भी पलटेगा 75 तोड़ के ₹46 आ जाएगा। तो रैली अच्छा। पे जितनी जल्दी हो सके माल छोड़ने की कोशिश कीजिए। ऑयल इंडिया में भी 50% तक रिट्रेसमेंट आना था, 490 आ चुका। उसके बाद से वीकली चार्ट पे लगभग अप्रैल से साइडवेज पड़ा हुआ है। तो बजट के बाद इस स्टॉक में मोस्ट लाइकली पिटाई स्टार्ट होगी और 320 324 का जो स्विंग लो है वो रिटेस्ट होने जाएगा। तो जितने पीएसयूज हैं, कोशिश कीजिए कि बजट के आखिरी आते आते निकलने की कोशिश करें।
अच्छा, ठीक है। ये एनएचपीसी हो गया सर। एक दूसरा भी स्टॉक इन्होंने पूछा था। दोनों बता दिया सर, एनएचपीसी वो एचएवीएन भी बता दिया, ऑयल भी बता दिया, दोनों अच्छा, ऑयल इंडिया भी बता दिया आपने, ठीक है, बजट ओके। आते आते बेचना है। ठीक है। मैं पढ़ रहा था सर, जीत सिंह टोंगर जी का सवाल कह रहे हैं कि मैं अंशुल सर का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। तीन स्टॉक्स इन्होंने पूछे सर, एक है जिलेट, दूसरा हैवल्स और तीसरा है एबट इंडिया, जो कह रहे हैं कि एक तो इसमें एंट्री लेवल भी बताइए और एवरेज करें लॉन्ग टर्म के लिए। अब सर अगर एंट्री लेवल पूछ रहे हैं तो फिर एवरेज के बारे में क्यों पूछ रहे हैं, आई डोंट नो। खैर, दोनों तरह से बताइए सर। पहला स्टॉक कौन सा था सर, एबॉट हेवल्स के पहले? जिलेट। जिलेट। नहीं, जिलेट में तो फील्ड ब्रेकआउट बना है 10,400 पे, और लिक्विडेशन चल रहा है। लिक्विडेशन का बेयर मिनिमम टारगेट 7,313 रुपए है, तो आई वुड नॉट प्ले जिलेट लॉन्ग, मतलब मेरी वॉच लिस्ट में ही नहीं रहेगा काउंटर। आपको पता है मैं अपनी वॉच लिस्ट से हटा देता हूँ बाइंग क्लाइमेक्स और इस टाइप के काउंटर। इसमें नॉट एग्जैक्टली बाइंग क्लाइमेक्स, बट मल्टी वीक ब्रेकआउट जो 10,477 का बना था वो फेल हुआ है, तो मेरी वॉच लिस्ट से ये स्टॉक हटा हुआ है विथ अ व्यू की 7,313 रुपए 55 पैसे आएगा। उसके बाद देखेंगे क्या करना है। हेवेल्स आपको याद ही होगा, मैं लगभग 2 गर्मी निकल चुकी है, मैं बेरिश हूँ स्टॉक पे। अभी भी मैं बेरिश ही हूँ, किसी भी तरह की पुल बैक गलती से भी अगर 1620 आ जाती है तो बेच के चलिए। 1218 तक का टारगेट आपको देखने के लिए मिल सकता है। आखिरी स्टॉक एबॉट, मैं एक समय इस पे बहुत बुलिश था, बट ये जो वीकली क्लाइमेटिक कैंडल बनी है 23 जून की, जिसका लो है 30,455, हाई है 36,491, इसका लो टूट चुका है, तो लिक्विडेशन आ रही है, और लिक्विडेशन में ये स्टॉक 27,122 और 24,977 आ सकता है। तो तीनों में केवल एबॉट है जहां पे आप 24,977 के आसपास सवाल पूछ के कंफर्म करके ही बाई कर सकते हैं, उसके पहले नहीं कर सकते। बाकी दो स्टॉक को तो वॉच लिस्ट से हटा दीजिए। ठीक है, लेवल आए तब भी सवाल पूछ के ही आप अपना ट्रेड इनिशिएट कीजिएगा। एक सुपर चैट के जरिए सर आदर्श जी का सवाल आया, कह रहे कि सोबा के मेरे पास 300 शेयर हैं, 1572 1572 का प्राइस है, शॉर्ट टर्म का व्यू चाहिए इनको। और दूसरा सर कह रहे हैं कि रिलायंस में बाइंग कहाँ स्टार्ट करें, अगर आप जवाब दे पाएँ तो। बंधन बैंक और रिलायंस, तो देखिए अभी मेरी कंप्लाइंस टीम से आया है, कोई फेक आईडी बनी है इस पे, इंस्टा पे ब्लॉन्डी बू एट यू करके, इसको कृपया रिपोर्ट कर दें। ये मेरी फेक आईडी है, मतलब हम्म। फेक आईडी है जो मेरे नाम से बनी है। खैर, रिलायंस में सर एक्यूमुलेशन जोन मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में है, कवर्ड कॉल रिटर्न है, तो मैं बाई सेल स्टॉप लॉस नहीं दूंगा। हम्म। मंथली पे लिक्विडिटी लेवल इसका स्टॉक का आता है, रिलायंस का मंथली लिक्विडिटी लेवल है 1494, जिसको टेस्ट किया है कल और आज। तो ये जोन है जहां से अगर किसी को बाइंग करना है लॉन्ग टर्म के लिए, तो 1494 1460, और बहुत खींच लिया तो 1422। इस जोन में 1496 के नीचे हर प्राइस बहुत बेहतरीन डिस्काउंटेड प्राइस है। जिस भी दिन 1600 के ऊपर जाके क्लोज करेगा, ये 15-16 महीने का कपनल ब्रेकआउट 2200 का टारगेट खुल जाएगा। तो रिलायंस पे मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में है और मैं कंप्लीटली बुलिश हूँ। बंधन बैंक, आई वुड नॉट बाई बंधन बैंक, नहीं अच्छा है, आपको बैंक में ही रहना है। यूनियन बैंक देख लीजिए, यूनियन बैंक ज्यादा अच्छा है। 422 हफ्ते का बेस ब्रेकआउट 154 अराउंड आया है, बढ़िया से सस्टेन हो रहा है धीरे धीरे करके। फेल तो दोनों ही हो सकते हैं, तो फेल होने की प्रोबेबिलिटी बंधन बैंक में 90% है, यूनियन बैंक में 10% है। तो प्रोबेबिलिटी जिसमें फेल होने की कम है उसमें पैसा लगाइए। 140 रुपए करीब का स्टॉप लॉस, 164-65 में भी बाई करते हैं तो थोड़ा पैसा छोड़िए डिप में ऐड करने के लिए। ऊपर में आपको 300 रुपए तक ये स्टॉक आराम से दे सकता है। यूनियन बैंक में 300 का टारगेट आप कह रहे हैं, कब तक सर? सर देखिए 422 हफ्ते का बेस ब्रेकआउट है। एलटीएफ में 400, एलटीएफ में 400 हफ्ते का जब बेस ब्रेकआउट बना था, ये बना था आपका मई में, 26 मई को 172 में। मई से लेके आज जनवरी खड़ी है, 330 का हाई बना है। तो आप पकड़िए मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, 9 महीने हो गए, तो लगभग पकड़िए कि 8-9 महीने तो लग ही सकते हैं। अच्छा, इसलिए मैं 8। बार बार बोलता हूँ विनर्स रीड करना सीखिए। विनर्स रीड किए रहेंगे तो आपको एक फ्रेमवर्क मिल जाएगा
कि स्टॉक कैसे आगे जाता है। तो अगर उससे अलग कुछ हो रहा है तो आपको डाउट होना चाहिए। तो अगले 6-8 महीने कंटिन्यू हायर हाई हायर लो बनना है तो यूनियन बैंक में कोई डर होना नहीं चाहिए। ओके, ठीक है, परफेक्ट है। अच्छा, इस बीच एक हमारे दर्शक हैं, क्लैश विद स्ट्रे नाम से उनकी आईडी है, कह रहे हैं कि सर क्या डिक्सन जैसा सेम एसएमएल पे होगा क्या, फिर 2300 भी आ जाएगा। एसएमएल, आई थिंक ये एसएमएल महिंद्रा की बात कर रहे हैं, तो डिक्सन में जैसा फॉल आया सर, क्या वैसा ही एक्सपेक्टेड? आई थिंक कभी आपने बोला होगा, आपसे सुन के ही ये पूछ रहे हैं। सर डिक्सन में ये हुआ था, मतलब डिक्सन में ये हुआ था कि 17,000, एक मिनट डिक्सन को ले लेता हूं। डिक्सन में बाइंग क्लाइमेक्स हुआ था 17,472 पे, लो बना था 12,196, पुल बैक में 17,472 आना था, थोड़ा सा एक्सटेंड कर गया 4-6 हफ्ते उस लेवल के ऊपर, एग्जैक्टली 1-2-3 4 हफ्ते उसके ऊपर टिका, और उसके बाद जब 17 मतलब 18,471 तक गया, 17,472 जाना था, 1,000 रुपए और ऊपर गया। उसके बाद जब ठुकाई चालू हुई तो नया लो जो पिछला लो था 12,196, उसको तोड़ चुका है। बाइंग क्लाइमेक्स का टारगेट 10,616, 8,450 कर सकता है। इनको डाउट इसलिए हो रहा है कि महिंद्रा में एसएमएल महिंद्रा में 3906 का जो बाइंग क्लाइमेक्स का लेवल था वहीं तक पुल बैक आना था, लेकिन अब एक्सटेंड करके 4399 या 4431 का हाई बन चुका है। तो एक चीज दोनों में अंतर है कि डिक्सन में 6th 7th बेस के बाद फॉल आया था, इसमें 4th बेस के बाद फॉल आया है। तो प्रोबेबिलिटी ये है, अगर, वैसे मैं बाई नहीं करता, बट अगर आप बाई कर ही चुके हैं या करना चाह रहे हैं तो 3,900 का अगर स्टॉप लॉस ले सकते हैं क्लोजिंग बेसिस, तो ही खरीदिए। मैं नहीं खरीदता, मैं कंप्लीटली अवॉइड करता। अच्छा, ठीक है, परफेक्ट है। एक और सुपर चैट के जरिए सर अशोक कुमार जी का सवाल है, कह रहे हैं कि सर सफ़ायर फूड्स ले लिया है 361 में, 2 से 3 साल रुके, मतलब इस तरह के व्यू से लिया है, क्या सही व्यू है सर इनका? मेरे हिसाब से गलत है सर, क्योंकि जुबलिएंट फूड मेरे को एकदम नीचे जाते हुए दिख रहा है। बीइंग अ लीडर, जुबलिएंट फूड अगर नीचे जाता है तो बाकी भी नीचे जाएंगे। जुबलिएंट फूड में हर कीमत पे 574 रुकना चाहिए था, 4 हफ्ते में उसको तोड़ के लास्ट वीक रीटेस्ट करके फ्रेश डाउन मूव 547 के नीचे आई है। 495 बेर मिनिमम टारगेट दिख रहा है, यानी यहाँ से कम 10 से 12%। अगर जुबलिएंट फूड जैसा लीडर 10-12% टूटता है तो इन स्टॉक्स में काफी लंबी पिटाई हो सकती है। सैफायर फूड हमने डिस्कस भी किया था, 275 के नीचे 220 जो आ गया है, 220 नहीं प्रोटेक्ट हो रहा है तो प्रोबेबली ऑल टाइम लो 181-80 भी आ सकता है। तो आप जुबलिएंट फूड की बात करें, सैफायर की बात करें, एक और सैफायर जिसमें मर्ज हो रहा है, क्या नाम है देवयानी। उसका, वो, और आरबीए, इन सब में भी कोई भी एटलीस्ट लॉन्ग सेटअप तो नहीं है, आधे से ज्यादा में सेल सेटअप है। अच्छा, मतलब अब सर इन्होंने ले रखा है तो फिर ये क्या करें, निकल जाए फिर? 2 से 3 साल के लिए इन्होंने तो ले रखा है। तो या तो 220 के नीचे क्लोजिंग स्टॉप लॉस लगा लें, या फिर पुल बैक आने दें 255 तक, वहां पे सवाल पूछें। बाकी 2-3 साल रखने वाला स्टॉक एक बार किसी फंडामेंटल वाले से चेक करा लें, बाकी चार्ट देखते हुए तो नहीं लग रहा है, जब तक रिवर्सल चार्ट्स नहीं तो, बनता है तब तक तो नहीं बन हाँ, रहा। चार्ट्स तो अच्छे नहीं लग रहे हैं, फिर भी फंडामेंटल व्यू एक बार आप ले लीजिए। इस बीच रिंकू सचदेवा जी हमारे साथ नए प्राइम मेंबर के रूप में जुड़े हैं, इकॉनमी मेंबर के रूप में ये हमारे साथ जुड़े हैं। इससे पहले विकास कुमार जी भी जुड़े हैं, उन्होंने भी इकॉनमी प्लान ही लिया है। तो आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है हमारी प्राइम मेंबरशिप में। लगातार ये जो परिवार है हमारा एक्सटेंड होता हुआ दिख रहा है। अच्छा, आदर्श जी का सवाल हमने लिया था सर, सुपर चैट के जरिए इन्होंने पूछा था। ये कह रहे हैं कि सर मैंने शोभा के बारे में पूछा था और इन्होंने बंधन बैंक पे जवाब दे दिया। प्लीज़ अगर शोभा पे राय दिलवा दे। 1572 या 75 पे सवाल था इनका सर। सर सुबह में अभी कुछ भी नहीं बन रहा है। वीकली पे एक बड़ी कैंडल बनी थी, वीकली पे एक बड़ी कैंडल 2 जून 2025 को बनी थी, जिसका हाई था 1711 और उसका लो था 1422। 2 बार हाई स्वीप कर चुका है, 3 बार लो स्वीप कर चुका है, और बिल्कुल बीचों बीच चल रहा है, और मूविंग एवरेज फ्लैट है। तो शोभा में या तो 1711 निकलने के बाद बाई बनेगा या 1422 टूटने के बाद बाई बनेगा, सेल हम्म, बनेगा। फिलहाल बीच में हम्म। है तो कुछ भी नहीं बन रहा है तो होल्ड कीजिए 1420 के स्टॉप लॉस से। नहीं है तो 1711 के ऊपर ही बाई बनेगा।